नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या के एक ऐसे विचारक एवं युवा समाज सेवी और समाजवादी यूथ के वर्तमान जिला अध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के उपरांत राजनीति में कदम रखा और अयोध्या में युवाओं के मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे युवा की समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति और संतों के प्रति क्या सोच है, कैसे उन युवाओं का भविष्य सुधरेगा, इस सारी बातों को जानने के लिए हम सुनते हैं शैलेंद्र जी की जुबानी अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव के साथ। मोहल्ले में वार्ड घाट है, जहाँ पर मैं आया हूँ एक ऐसे शख्स से मिलने और आपसे मिलाना चाहता हूँ कि जो एक प्रमुख समाज सेवी भी है, अयोध्या के हैं, युवा हैं और समाजवादी यूथ के जो है जिला उपाध्यक्ष, वर्तमान जिला उपाध्यक्ष रहे हैं और तमाम ऐसी खूबियाँ इनके अंदर है कि हर समस्याओं में बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर तरह के लोगों में अपनी बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं। मैं मिलाना चाहता हूँ आपके बीच हैं हमारे युवा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। तो शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, आपका इंडिया समाचार में स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो अयोध्या में बड़ी तमाम मुद्दे चल रहे हैं, जो रामपथ मार्ग है, तमाम इस राशि जो है तोड़फोड़ हो रहा है, सड़कों पे गिट्टियाँ बिछी हुई हैं, मेला का समय है, यात्री आ रहे हैं, पैर छिल जा रहे हैं और जिस तरह से उनके साथ श्रद्धालुओं के साथ यहाँ पे आते हैं, समस्याओं जूझते हैं, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात है आजकल ये जो चर्चा में है वो हनुमानगढ़ी के एक युवा राजू दास जी हैं। तो जो अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके अखिलेश यादव जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, तो उनकी भाषा में उन्होंने जिस तरह से अपने मर्यादा को छवि धूमिल किया, उन्होंने संतों की छवि धूमिल किया है, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? सबसे पहले तो मैं जनता को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि उनको महंत ना कहा जाए, जैसा कि हमारे राज्य मंत्री पूर्व पवन पांडे जी ने, आदरणीय पवन पांडे जी ने कहा है कि वो संत हैं, लेकिन जिस तरीके की भाषा है उनकी, वो संत कहलाने के लायक नहीं। तो मैं उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि वो उस पर टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना ही गुनाह है, जिसको महिलाओं का सम्मान ना आता हो, क्या बात है? जिसको बच्चियों का सम्मान करना ना आता हो और जिसको अपनी भाषा पर नियंत्रण ना हो, वो कैसा संत? सबसे बड़ी बात है शैलेंद्र जी की जिस तरह से राजू दास अभी कुछ सालों से अपने आप को हाईलाइट किए, लगभग 8-10 साल में जिस तरह से वो अपना वर्चस्व बनाया है, एक अच्छी उनके पैठ बन चुकी थी संतों के बीच में, एक उनकी मर्यादा बन गई थी। लेकिन जिस तरह से वो उनके अनाप शनाप बातें बोलते हैं, मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं, विरोध बोलते हैं, तमाम ऐसी भाषाएँ बोलते हैं। अभी सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, उनके विषय में भाषा में बोल रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि हम किसके विषय में बोल रहे हैं। वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आपको इस पर इस तरह से भाषा का जो है प्रयोग करते हैं, तो क्या कितना कैसा असर जाएगा इस पर समाज में? देखिए, पहले बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय योगी जी, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का बहुत ही सम्मान करते हैं। जैसा कि आपने विधानसभा में देखा होगा, जब चर्चाएं होती हैं तो वो कभी भी उनको ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करते हैं कि हाँ ठीक है, हमारा उनका वैचारिक मतभेद है, वो अपनी मर्यादा में रहते हुए एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, वो उचित बात है, वो एक अलग तो इसको कहते हैं शिक्षित होना। तो जिन्होंने इस भाषा का, अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ, माननीय संत जी ने, महिलाओं पर, खास तौर से महिलाओं पर, बच्चियों पर जो टिप्पणी किया है, जी, तो वो उनकी ज्ञान का जो है वो एक लेवल दिखाता है कि उनको कितनी शिक्षा है और उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। और वो जिस तरीके से आपने कहा उनकी बहुत ही पैठ बनी हुई थी साधु संतों में, तो साधु संत जो वास्तविक साधु संत जी हैं, उन्होंने देखिए इस पर चुप्पी साध रखी है और बहुत से ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने कटाक्ष भी किया है इन बातों का। और मैं समझता हूँ कि इनकी जो भाषा है ये अमर्यादित है और इनके संगठन के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बोलने का कोई उचित नहीं, इनका औचित्य नहीं, क्योंकि पहले तो ये अपना कद उस बराबर करें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कुछ बोल सकें।
पहली बात तो इनका कद ही नहीं है कि उस लेवल की बात ये कर सकें। ये अभी एक पार्षदी का चुनाव तो लड़ नहीं सके हैं और ना ही टिकट इनको मिला है। प्रयास इन्होंने बहुत किया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस अपनी मर्यादा का तो उन्होंने कोई ख्याल रखा नहीं है, तो कम से कम उस पीठ का ख्याल रखें जिस पर हमारे महाराज आदरणीय राजू दास जी जिन्होंने बोला है, उस पीठ का ख्याल रखें। वो हनुमान गढ़ी है, वो संत समाज का एक प्रतिष्ठित है और वहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं। अभी हाल ही में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत जी आए थे, तो कम से कम उस पीठ का महत्व जो है उसको बरकरार रखें। मैं केवल एक नागरिक होने के नाते उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अपनी भाषा का मर्यादित रखें। और सर एक चीज़ और पूछूंगा कि आपको शायद जानकारी में हो, संज्ञान में हो ना हो, अभी पिछले साल चुनाव में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके पहले कुछ शिक्षा मित्रों का मामला उठा था, जो एक डिबेट में भी हमने देखा कि तमाम क्या नाम है शिक्षा मित्रों से हमने मिला, तो कहने लगे कि राजू दास जी ने उनसे जो है पर उनका पेमेंट बढ़ाने लिए, उनका जो है परमानेंट कराने लिए लोगों से जो है शिक्षा मित्रों को इकट्ठा करके, चूँकि 3,000-4,000 उनका सैलरी थी उस समय, तनख्वाह 10,000 सैलरी थी, तो वो कैसे व्यवसाय करके उनको 50 लाख रुपये अधिक दिया। तो इसका आपको जानकारी में है ये, और उन्होंने उसका कोई काम भी नहीं किया। देखिए, मीडिया के माध्यम से ही ये कुछ पहले, थोड़े दिनों पहले ये मीडिया पर चर्चा चली थी और हमसे ये सूचना आई थी मोबाइल पर और उस पर, तो उसी माध्यम से हम लोगों को भी पता लगा है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा काम किया है तो उसके लिए मेरे ख्याल से संगठनों ने उनको दंडित भी किया है। अब मुझे वो अलग की बात की गाली गलौज कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में जाए कि उनके नाम पर जो है इस तरह से पैसा वसूला गया कि हम तुमको नौकरी परमानेंट करा देंगे, तुम्हारा सैलरी बढ़ा देंगे, तो मुख्यमंत्री को भी संज्ञान मिलना चाहिए इसको। सर देखिए, ज़रूर संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि तो जो है वो तो सभी जान ही रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इसको ख्याल रखना चाहिए कि उनके संगठन में ऐसी बातें ना उठे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा सर, आप बताइए, तो फिलहाल वो राजदास की बात हो गई, अयोध्या की जो रामपथ मार्ग और तमाम इस तरह से चौड़ीकरण जो हो रही है, तो आज चूँकि मेला बिल्कुल अपने शबाब पर है, तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं बहुत ही गिट्टियाँ बिछी हुई हैं, तमाम उनको नंगे पैर, बहुत से लोग आते हैं नंगे पैर टहलते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अभी तक जो है रामपथ मार्ग जिस तरह से इन्होंने दावा किया था कि मैं 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और अभी सीवर लाइन का है काम ही नहीं पूरा हुआ है, क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए, सब लोग अवगत हैं कि यहाँ से लेकर के और शहादतगंज तक रोड की क्या स्थिति है। रामपथ मार्ग पर कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हाल ही में एक मजदूर उसमें गड्ढे में गिरकर एक्सपायर हो गए, तो उस पर माननीय पवन पांडे जी ने उनके घर जाकर शोक संदेश भी दिया था, संवेदना भी व्यक्त की थी, और सारे समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ हैं, आज भी साथ हैं। तो हम लोगों का तो सिर्फ यही एक रहा है कि कैसे ही अयोध्या सुंदर बने, लेकिन जिस तरीके से कार्य प्रणाली है इस समय, इसमें मुझे सही नहीं लगता है कि जिस tariके से काम हो रहा है इस तरीके से काम होना चाहिए। ये मानक के अनुरूप काम नहीं है, क्योंकि जगह पर गड्ढे छोड़ दिए गए हैं, जगह जगह पर खुली सीवर लाइन है, बच्चे जाते हैं स्कूल पढ़ने जाते हैं, सुबह बच्चे अपने स्कूल जाते हैं लौटते हैं, इससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अच्छा, इसी तरह ट्रैफिक पर जो है पुलिस प्रशासन कंट्रोल नहीं है, आज नहीं रिक्शा पलट जाता है, लोग चोटिल होते हैं, कोई फ्रैक्चर होता है, तो इस पर भी कम से कम जो 12-14 हज़ार ई रिक्शा है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। कितने ई रिक्शा इनको एंट्री करना चाहिए अयोध्या के अंदर? देखिए, इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रशासन को, माननीय प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अयोध्या में हनुमान गढ़ी चौराहे के पास एक अवैध स्टैंड हो गया है ई रिक्शे का, जिससे जाम बहुत ही लगता है, और इन लोगों का बेतहाशा चलाना, इस पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें बच्चे ई रिक्शा बहुत चलाते हैं। तो उस पर प्रशासन कंट्रोल करे, पुलिस इस पर लगाम लगाए, क्योंकि बच्चों का चलाना, एक तो वो अबोध बालक हैं, इस समय 15 से 16 साल के लड़के हैं, और वो बहुत ज़्यादा ही बेतरतीब तरीके से ई रिक्शा चलाते हैं, जिससे वो खुद भी चोटिल होते हैं और जो लोग बैठे रहते हैं उनको भी चोटिल करते हैं। और रास्तों की क्या हालत है, 2024 में और 2023 में फ़र्क क्या आया है, और इनको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे और जब हमारे प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी हैं, 2014 में देखिए गैस 410 का था, आज स्थिति ये है कि आज 1200 तक मिल रहा है। पेट्रोल 71 का था, आज 97 हो रहा है। डीजल 57 का था, आज 90 में बिक रहा है। सीएनजी 35 की थी, आज 74 तक चली गई। तो ये छोटा सा एक आंकड़ा है,
इसके माध्यम से मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ उन अंधभक्तों को कि अपनी आँख से पट्टी हटा लें और ज़मीनी स्तर पर उस चीज़ों को देखें और सही का साथ दें, क्योंकि आज आप उनके बहकावे में आकर जो काम कर रहे हैं ये आपकी आने वाली पीढ़ियाँ उसको भुगतेंगी। इस चीज़ों पर आज के जो नवयुवक हैं जो आज अपना काम धंधा छोड़कर और जिंदाबाद में लगे हैं, और किसका जिंदाबाद कर रहे हैं ये तो अगर हमसे ज़्यादा आप सभी लोग जानते ही हैं। भगवान प्रभु की भक्ति एक अलग चीज़ है, सभी करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी चीज़ पर ट्रैक पर काम करना वो एक अलग बात हो जाती है। सर चलिए अच्छी हो जाऊँगा, क्योंकि युवा जो है वास्तव में देश के भविष्य हैं, और जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है मोदी सरकार के माध्यम से कि बच्चों की पढ़ाई को जो है बिल्कुल चरमरा दिया, तमाम समस्याएं आ रही हैं, तो उन युवाओं को आप क्या जो है संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि इनकी बातों में ना आए, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, अपनी कार्यशैली पर फोकस करें। आप जहाँ भी जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर फोकस करें, क्योंकि आप ऐसे ही देखिए कि अगर आपके हमारे सीनियर जो कि आज इसरो में बैठ के चंद्रयान को भेज रहे हैं, तो जिसका श्रेय जो है आदरणीय मोदी जी लेना चाह रहे हैं, वो इस स्तर तक है बीजेपी का मानसिकता कि वो चंद्रयान की सफलता को भी अपनी सफलता बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली में है क्या कि इनकी मानसिकता ये है कि दूसरा काम करे और अपना पोस्टर लगा दो। तो इसमें हम इसरो को पहली बात तो बहुत बहुत बधाई देंगे, और जितने भी हमारे चंद्रयान के साइंटिस्ट थे उनको बधाई देंगे। तो मैं युवाओं से यही कहूँगा कि पढ़िए लिखिए, अपने कार्य से आपने कार्य पर ध्यान दीजिए, इनके बहकावे में मत आइए, और आने वाले चुनाव में सही का साथ दीजिए और बदलाव का साथ दीजिए। जो युवा के बारे में सोचता है उसका साथ दीजिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी का साथ दीजिए। तो अभी हमने आपसे मिलाया हमारे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, जो वास्तव में एक अच्छी सोच रखते हैं और ओजस्वी भी है, तेजस्वी हैं, तो युवाओं के दिलों की धड़कन भी हैं। तो उन्होंने जो बातें बताई बहुत सही कहा कि आज के युवा वर्ग जो है भटक रहे हैं, अपने मिशन से भटक रहे हैं और झंडा बैनर लेके चल रहे हैं। तो उस पा नहीं है, हर जगह हर गली खुदी हुई है। यहाँ से अगर फैज़ाबाद जाना हो तो कितना लंबा रूट तय करना पड़ता है, जिससे बहुत ही परेशानी हो रही है अयोध्या वालों को। शैलेंद्र जी से और पूछेंगे, चूँकि आप युवा भी हैं और बच्चों की आज छात्रों के साथ बड़ा जो है, तो जो इनका एक शिक्षा नीति बनाया है इन्होंने, तो उस पर मैं जाना आपसे थोड़ा पूछूंगा कि जिस तरह से इस शिक्षा का ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? बस बहुत गंभीर विषय सर ये। देखिए, नहीं, आपने बहुत ही अच्छा उचित सवाल पूछा कि शिक्षा पर क्या। देखिए, ये है बीजेपी की मानसिकता ही है अशिक्षित करो, पढ़ने से बच्चों को रोको, रोजगार नहीं देना पड़ेगा, हमेशा जो है वो हिंदू मुस्लिम करो, जिससे भगवाकरण करो, तुष्टीकरण करो, ये सब चीज़ें चलती रहें। इनके मुद्दों पर इनसे बात ना किया जाए, जिससे ना आप देखिए, ये किसी भी डिबेट पे आप इनसे देखिए, जब बात होती है तो ये हमेशा 1947 राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी को और वहाँ की चीज़ों को टारगेट करते हैं, आदरणीय मुलायम सिंह जी को टारगेट करते हैं। तो मैं कहता हूँ, आप वर्तमान में बात क्यों नहीं करते? आज की आपकी अर्थव्यवस्था क्या है? अगर बड़े मुद्दों पर जाएं तो आज की अर्थव्यवस्था क्या है? आज आपकी शिक्षा नीति कहाँ चली गई है? आज आप जो है हंगर इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं? आज आप जो है उन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आप अग्निवीर जैसी योजनाएं लाते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप शिक्षा से बच्चों को दूर कर रहे हैं। तो सर, अग्निवीर पर मैं कहूँगा, अग्निवीर जो इन्होंने कहा 4 साल में मैं इनको नौकरी रखूँगा, फिर इनको रिटायर कर दूँगा, तो ये क्या ये भी हो सकता है कि जो सांसद विधायक जो है एक बार विधायक हो जाता है, एक दिन के विधायक हो गया, सांसद हो गया, उसको जीवन भर पेंशन मिलती है। तो इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे सर कि चूँकि जो हमारे कर्मचारी जो नौकरी करते हैं उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं, इनको पेंशन सारी सुविधाएँ मिल रही, इनको क्या इस पर भी कुछ बोलेंगे सर आप? देखिए, ये चीज़ें आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सोचनी चाहिए। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा कद भी उतना बड़ा नहीं कि मैं इस पर टिप्पणी करूं। इस पर कुछ रोशनी डाल ही सकते हैं कि वास्तव में ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि जो एक बार आप सांसद हुए, फिर दोबारा सांसद हुए, 2 3 बार आप सांसद हो गए, तो आपको 3 पेंशन मिल रहा है। ये भी नहीं, सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि देखिए, पंजाब सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, तो उसके बारे में सोचना जरूर चाहिए।
तो और क्या बताएंगे इसमें? शिक्षा तो हो ही गया, महंगाई पे कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह महंगाई आज चरम सीमा पर है, टमाटर जो है 200-250 रुपये किलो तो बिका है, तो इस पर कुछ बोलेंगे सर आप महंगाई पर? देखिए, छोटा सा आंकड़ा है मेरे पास, मैं आपको अवगत करा दूं। महंगाई की आपने बात की, लोग कहें कि बीजेपी के लोग ऐसा कहते हैं कि महंगाई कहाँ है, हम तो 200 रुपये किलो आटा खा लेंगे। कहने वाले अंधभक्त कहते हैं, अंधभक्त जो है, अंधभक्त कहते हैं।